नमस्ते, बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में अन्न की कमी होने लगी। फिर दौर चला हरित क्रांति का और देखते ही देखते एक बार फिर हमारे देश में अन्न के भंडार भरने लगे। लेकिन देश के किसानों में एक होड़ सी मच गई अधिक से अधिक अन्न उपजाने की। जहाँ खेत में 1 क्विंटल खाद का इस्तेमाल हो रहा था, वहीं आज एक खेत में 3 क्विंटल खाद का इस्तेमाल होने लगा। जहरीले रसायनों का प्रयोग भी बढ़ गया और नतीजा ये जहरीले रसायन पहुंच गए हमारी खाने की प्लेट तक। इसीलिए ज़रूरत है आज खेती में बदलाव लाने की, और इस बदलाव का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के निदेशक डॉक्टर कृष्णचंद्र से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जैविक केंद्र के निदेशक डॉक्टर कृष्णचंद्र जी। डॉक्टर कृष्णचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। थैंक यू, नमस्कार। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसे जैविक खेती कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, एक्चुअली आपको मालूम है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, उनसे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और हेल्थ कॉन्शियस ऑलरेडी पब्लिक में है। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो हम लोग केमिकल से उगाई हुई जो सब्जियां वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मात्रा केमिकल की ज़्यादा है। हमारे फार्मर्स वगैरह एक्सेस केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे का ये रिजल्ट आता है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे लोग अवेयरनेस जागी कि अब हमको जो है बिना केमिकल के जो है प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और चूँकि उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं और ये कोई नई चीज़ है नहीं, पहले से लोग जानते थे कि ये बगैर केमिकल के कैसे क्या उगाया जाता है। तो लोग इसीलिए धीरे धीरे अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे बात केमिकल्स की आई है, आपने बताया कि अब केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए हमें जो ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो अगर केमिकल्स की वजह से ये सब हो रहा है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती केमिकल्स? जब केमिकल इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें हमारे पास खाद्य सामग्री नहीं थी, तो खाद्य सामग्री को बढ़ाने के लिए केमिकल आया। तो केमिकल आने के साथ ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि इसके साथ साथ हमको मैन्योर भी यूज़ की जाए, जो कि फार्मर्स लोगों ने क्या किया कि मैन्योर भूल गया, खाली केमिकल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो केमिकल जब ज़्यादा इम्बैलेंस बोलते हैं, इम्बैलेंस यूज़ होना शुरू हो गया, उससे ज़मीन ख़राब हो रही है हमारी, उसका साइड इफ़ेक्ट आपके जो हर प्रोडक्ट में आ रहा है, तो वो हुआ। इसलिए जो है हम ये कहना कि बैन करना सोल्यूशन नहीं है। उसको जुडिशियस यूज़ हम लोग बोलते हैं कि जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही यूज़ किया जाए, तो उससे आपका जो है समस्या जो है सॉल्व होगी। तो इसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? जी, एक्चुअली जब ये कॉन्सेप्ट आया कि जैविक खेती के लिए कुछ होना चाहिए, तो 2004 में ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जिसको बढ़ावा देने के लिए हमारे सेंटर्स, नेशनल सेंटर और 6 और सेंटर हमारे हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस में इस्टेब्लिश है, उनको ये भार दिया गया कि आप इसको बढ़ावा दें। तो प्रमोशन करने के लिए जैविक खेती को 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें बहुत सारी स्कीम आई, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आए, फार्मर्स के जो है मॉडल फार्म बनाए गए और आपके जो है सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंट किए गए, ताकि फार्मर्स की ज़मीन को जो है सर्टिफाई किया जाए और उनके प्रोडक्ट को मार्केट दिया जाए। जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फार्मर्स को ट्रेनिंग देने का भी काम करती है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारी सरकार है वो क्या उसकी कोई नीति है कि किसानों को डायरेक्ट इससे जोड़ सके? हाँ, ये जो स्कीम है, जो सर्विस प्रोवाइडर स्कीम हमारी थी, जो कि 2010 से बंद कर दी गई, तो उसमें क्या था कि फार्मर्स के लिए ही वो स्कीम बनाई गई थी। फार्मर्स को उसके साथ जोड़ा जाता था, उनको बताया जाता था कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इस समय हो रही है वो हमारा बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो कि एक्सपोर्ट के लिए हो रही है। तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो एक्सपोर्ट के लिए होता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे आपके जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग काम दिया गया। तो फार्मर्स को हम लोग डायरेक्ट जाके ट्रेनिंग देना, उनको समझाना कैसे ऑर्गेनिक आप खेत को कर सकते हैं, ये सब उसमें पार्ट्स था, जो कि 2010 तक चलता रहा। अब जो है उसका सेकंड फेज़ चल रहा है, जो हम लोग ऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हैं, वो इनपुट के जरिए कर रहे हैं। जो भी किसान हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से थोड़ा पीछे हटते हैं। जितना भी बढ़ावा आप दे दें, जितना भी बता दें कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम कीटनाशक ना इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी तरफ जो पूरी तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है कि शायद इसके पीछे एक ये वजह हो सकती है कि कोई भी किसान जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करता है, जो शुरुआत के 3 साल होते हैं उसमें उसे कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो ये एक बात हो सकती है। हाँ, नहीं, ये पक्की एक ये भी रीज़न है कि जो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप स्विच ओवर करते हैं तो उसमें 3 साल एक पीरियड दिया गया है। यही जो सिस्टम है, सर्टिफिकेट सिस्टम हमारा फॉरेन का सिस्टम है, जो कि हमने अडॉप्ट कर रखा है, और ये मेनली हमारा एक्सपोर्ट के लिए। तो जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन जो एजेंसीज़ हैं, इस समय इंडिया में 24 एजेंसी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन पर लैंड जो है उनका बहुत ज़्यादा है। तो फार्मर्स जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स वो इसको बियर नहीं कर पाते हैं। इस कॉमर्शियल वाले तो कर लेते हैं, लेकिन जो मार्जिनल स्मॉल मार्जिनल फार्मर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चाह के भी इसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सिक्किम है, सिक्किम राज्य का एक टारगेट है कि 2015 तक वो पूरे राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी। तो इस तरह का हमारे देश में या किसी राज्य को लेके कोई और किसी ने प्लान किया है? हाँ, कई राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कई हैं, मेनली हिल राज्य हैं, जहाँ पर कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आगे पूरा ऑर्गेनिक में स्विच ओवर करेंगे। उसका रीज़न भी है क्योंकि जो उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जो हिल्स रीजन में फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी केमिकल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, या कई जगह पे केमिकल पहुंच नहीं पा रहा है, तो बाई मतलब नेचर वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कर ही रहे हैं, तो वो सब इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा प्लानिंग और भी स्टेट्स की हैं। सरकार की कोई योजना है या कोई सब्सिडी दे रही है सरकार की, ताकि जो किसान हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें? जी, इसमें क्या है कि हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर में हमारी योजना है, हमारी RKY में भी योजना है, हमारी अपनी योजना है, जिसमें सब में जो है हम लोग फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कई तरीके से दिया जाता है। एक तो जैसे हमारी हॉर्टिकल्चर में है स्कीम में, उसमें सर्टिफिकेशन के लिए कॉस्ट दी जाती है। हम लोग जो है यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए, बायो फर्टिलाइजर यूनिट लगाने के लिए, या वेस्ट जो निकलता है उसको कन्वर्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो और बाकी स्कीम RKY में है, उसमें भी सपोर्ट मिलता है, सर्टिफिकेशन का सपोर्ट मिलता है, प्लस इनपुट सपोर्ट मिलता है। तो तरह तरह की स्कीमें चल रही हैं। जैसे कि आपने अभी बताया, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स को ट्रेनिंग देने का भी कार्यक्रम चला रही है, तो अगर कोई किसान है और वो यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहता है तो क्या उसकी कोई फ़ीस है, या कैसे आ सकता है वो यहाँ पे, कैसे कर सकता है? जो इससे जुड़ना चाहता है ऑर्गेनिक, उनको ट्रेनिंग हम लोग यहाँ दे देते हैं। तो उसमें 2 दिन की भी ट्रेनिंग है, 5 दिन की भी ट्रेनिंग है, तो फील्ड में भी जाके करते हैं। यहाँ हम लोग एक सबसे पहले भी चालू किया, हम लोग 2 साल से एक 30 डेज़ का कोर्स चालू किया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए। उसमें किसी भी प्रोग्राम में पैसा कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना खाना सब बिल्कुल फ्री। सर, इसके अलावा यहाँ पे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लेबोरेटरीज़ भी हैं, इनमें भी काम हो रहा है हमने देखा, तो यहाँ पे किस तरीके का काम होता है? जी, लेबोरेटरी तो आपको भी हम दिखाते हैं, और इसमें मेन जो काम हो रहा है हमारा, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, जिसमें कि बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं और मैन्योर आती हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, उसको टेस्ट करने का यहाँ पर किया गया है। तो वो टेस्टिंग यहाँ पर होती रहती है, वो रिपोर्ट जाती है, कोई भी टेस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, एज अ कंज्यूमर मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं और कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि मार्केट में इस समय ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब रैकेट चल रहा है। उसमें क्या है, किसी भी नाम को ऑर्गेनिक करके बेच रहे हैं वो। तो सबसे पहले बात है, जब कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्गेनिक लें तो उसमें एक लोगो होता है। अगर वो इस समय एक्सपोर्ट का है तो इंडिया लोगो लगा, इंडिया ऑर्गेनिक लिखा होगा। अगर हमारा PGS है तो PGS लिखा होगा, उसका लोगो हम आपको दिखा देंगे। तो वो अगर लोगो लगा है, इसके माने तभी ये ऑर्गेनिक है, अगर लोगो नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं। सर, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा और भी बहुत कुछ जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। फ़िलहाल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और वो किसी कंपनी से नहीं जुड़ा है, किसी बड़ी जगह उसने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा है, वो खुद उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लेके आ रहा है, उसने कोई उसमें टैग नहीं लगाया है, तो हम उस प्रोडक्ट की कैसे पहचान करेंगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसे हम मार्केट में कैसे पहचान सकते हैं। तो आपने कहा कि उस पर कोई टैग लगा होगा, लेवल लगा होगा, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और वो किसी कंपनी से नहीं जुड़ा है, किसी बड़ी जगह उसने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा है, वो खुद उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लेके आ रहा है, उसने कोई उसमें टैग नहीं लगाया है, तो हम उस प्रोडक्ट की कैसे पहचान करेंगे? अभी जस्ट हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है, जो कि डिटेल स्कीम आने वाली है, उसको बोलते हैं हम लोग परंपरागत कृषि विकास योजना। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोविज़न किया है कि अगर कोई फार्मर
ग्रुप फार्मर्स, क्योंकि ये कोई भी ऑर्गेनिक पहले कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ग्रुप में ही सक्सेस होता है। अगर इंडिविजुअल फार्मर कोई उगाता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो कोई भी बायर रेडी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ग्रुप के अंदर ही ये फार्मिंग सिस्टम सक्सेस है। तो जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स अगर करता है और अगर वो उसकी इच्छा है कि हम बाहर से उसको ना कराएं, सर्टिफिकेट ना कराएं, तो अपना वो सेल्फ ब्रांडिंग कर सकता है। तो सेल्फ ब्रांडिंग के लिए गवर्नमेंट आगे से प्रोविज़न करने जा रही है, तो ऑलरेडी प्रपोज्ड है, और वो जैसे आएगा तो उसमें आपका विलेज के नाम से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं या आप अपने इंडिविजुअल ग्रुप के नाम पे कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी। जैसे आपका इधर देखिए सिक्किम में, तो सिक्किम ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है, तो सिक्किम अपना ब्रांडिंग करता है, उत्तराखंड अपना ब्रांडिंग करता है। इसी तरह से फार्मर्स ग्रुप अपना भी ब्रांडिंग कर सकता है, लेकिन उसमें एक यही लिमिटेशन आएगा कि उसका एरिया बहुत छोटा होगा जब तक कि ये रिकॉग्नाइज ना हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा एक पीजीएस जो सिस्टम बताया हमने, लो कॉस्ट आपका सर्टिफिकेशन सिस्टम, उसमें जोड़ना पड़ेगा। एक लोगो उनका ब्रांडिंग का रहेगा, उसके साथ में एक लोगो हमारा रहेगा। तो उससे ये होगा कि अक्रॉस द जब आपका ये स्टेट होता है तो उससे हमारा लोगो देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये पीजीएस सर्टिफाइड है, इसके माने ऑर्गेनिक है। कहाँ से आए वो फार्मर्स के ग्रुप का नाम उसमें लिखा रहेगा। तो ये व्यवस्था आगे होगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, समझ लीजिए शिमला मिर्च है, हम उसे ख़रीदने जाते हैं तो और वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है, तो उसमें ज़्यादा चमक होगी, साइज़ में थोड़ा सा अंतर होगा, या जो उसकी पौष्टिकता है वो ज़्यादा होगी, क्या होगा? मतलब उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं? एक्चुअली मार्केट में अगर आप एज ए लेमैन लेंगे तो उससे आप देख के तो नहीं पहचान सकते, लेकिन उसका टेस्टिंग से आपको जरूर मालूम पड़ता है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक बढ़ जाती है, आपके मिनरल्स जो है और एंजाइम्स हैं उसमें अधिक होते हैं, उससे पहचान है, लेकिन वो लेबोरेटरी टेस्ट है। अच्छा, जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए गए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, क्या इनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब आप जब खुद टेस्ट करेंगे तो उसमें एक नेचुरल टेस्ट आता है, तो आपको लगेगा ये शिमला मिर्च खा रहे हैं तो लगेगा हाँ शिमला मिर्च का जो फ्लेवर है दिखाई देगा। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कितनी महंगी है, या जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो कितने महंगे हैं? क्या ये सही बात है कि ये थोड़ा सा महंगा होता है? जी, अब वही बताया ना आपको, इसमें जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट आती है, सर्टिफिकेशन कॉस्ट आने की वजह से कोई इसको 30% हाई बेच रहा है, कोई 50%, इवन सब कहीं जगह 100% है। अगर आप बिग बाज़ार वगैरह में जाएँ या किसी मॉल में जाएँ तो उसमें जो प्रोडक्ट वो 100% है। 70 रुपीज़ की पल्स जो है आपका 1 किलो वहाँ पर 140 रुपीज़ बिक रहा है, तो वो 10 डबल बेच रहे हैं। अब वो क्योंकि इसमें प्राइस रेगुलेशन नहीं है, तो उसकी वजह से ये एक डिफरेंस है। और ये पक्की बात है कि जितना भी ऑर्गेनिक के नाम पे सब हाई मिल रहा है, लेकिन फार्मर्स को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे कि सिक्किम का टारगेट है कि 2015 तक वो उसके पूरे राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी। तो अगर हम ये देखें या ये सोचें कि हमारे पूरे देश में या और राज्यों में इस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, तो हम कितना समय मान के चलें कि इतने टाइम तक ये हो जाएगा काम? हाँ नहीं, एक्चुअली ये टारगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये आप अभी जो चल रहा है ये कॉस्मेटिक आप प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरे इंडिया को या पूरी लैंड को कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो आपको पहले जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि हाँ इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारे फूड सिक्योरिटी को असर आएगा। तो वो इसमें जो विलिंग फार्मर्स हैं मेनली ये सक्सेस है आपके जो स्ट्रेस एरिया है और हिल एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी बहुत लैंड फर्टाइल है, प्लेन एरिया है, इरीगेटेड, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा इसको नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पूरा लैंड कन्वर्ट करना इट इज़ मतलब नॉट इन द जॉब। ये है कि आपका आगे ये है अगर आप 5% या 10% भी लैंड कन्वर्ट कर लें तो बहुत। सर, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती है, उसी के फील्ड में काम कर रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो क्या पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं? आप उन्हीं चीज़ों को लेते हैं मार्केट से? नहीं, वो एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है, और दूसरा क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ कभी फील्ड में गया तो ज़रूर ऑर्गेनिक प्रेफर करते हैं लेना। हम चाहेंगे कि आप हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये बताएं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका है वो क्या है? जो लोग नहीं जानते कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है या किस तरीके से की जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक सेंटेंस में अगर हम बोलेंगे, बिना केमिकल यूज़ किए अगर आप फार्मिंग करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर आपका जो इनपुट है मेनली जितने खेत से जो वेस्ट निकल रहा है उसको यूज़ करना, जितना एनिमल वेस्ट है उसको यूज़ करना, घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसको रिसाइकिल करना। टोटल प्रोसेस ऑन फार्म अगर आप करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़फुल होता है। सर, आपसे आगे भी हम बहुत कुछ जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई भी BSc MSc किया हुआ किसी भी साइंस सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग इसमें अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके वो अप्लाई कर सकता है।
प्लस हमारे वेबसाइट में पड़ा हुआ है कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो एप्लीकेशन आती है, उसको हम लोग एक साथ रख लेते हैं। जब सीरियल वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में एक बैच में 30 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद वो उनको सर्टिफिकेट इशू होता है, उसी बेस सर्टिफिकेट के ऊपर उनको नौकरियाँ वगैरह मिल जाती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी। डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आपने हमें काफ़ी कुछ बता दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अब मुझे बताइए, जो आपकी ये संस्था है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, इसको बढ़ावा देने के लिए और किस तरह के कार्यक्रम आगे प्लान कर रही है? अधिक से अधिक विलेज को, गाँवों को जो है इसमें जैविक खेती से जोड़ा जाए। उसके लिए ये है कि समूहों के द्वारा फार्मर्स को अप्रोच किया जाएगा, ताकि सजेस्ट ये किया जाएगा कि फार्मर्स जो है अपना एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने के चाहें तो उसको फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना लें, या आप अपना एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने के बाद वो जो है ऑर्गेनिक के लिए पूरा अप्रोच करें, क्योंकि अभी तक जितनी भी ऑर्गेनिक की स्कीमें बनी हैं या जो किया जा रहा है वो स्कैटर्ड है। कोई एक चीज़, एक कंपोनेंट दे रहा है, कोई दूसरा कंपोनेंट दे रहा है, तो वो पूरा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑर्गेनिक आगे जो आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट जो होगा, पूरा विलेज को इंडिपेंडेंट डेवलप करने की बात चल रही है। तो उसमें डेवलप करने में होगा कि उस जो विलेज जो अडॉप्ट किया जाएगा, उसमें एक तो फार्मर्स के पूरे ग्रुप होंगे। ग्रुप होने के साथ साथ उनको पॉन्ड बनाया जाएगा, ताकि पानी की व्यवस्था उनकी मिल सके। कम से कम गाय भैंस जो भी है वहाँ जानवर मिल सकें, जानवर की व्यवस्था के लिए सजेस्ट किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के लिए सजेस्ट किया जाएगा, वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सजेस्ट किया जाएगा। प्लस आपका जितना भी जो वेस्ट निकल रहा है घर से या खेत से, उसको वहीं पर कन्वर्ट करके उसको आपका खाद बना दिया जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ मतलब ऐसे कुछ प्लांट के लिए सजेस्ट किया जाएगा जिससे कि खाद पैदा होती है। और दूसरा भी व्यवस्था है कि आगे बहुत पॉसिबिलिटी होगी पैसा डायरेक्ट उनके पास जाए, ग्रुप में जाए, तो बीच का जो मतलब इमीडिएट डिले होता है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब आगे प्लानिंग चल रही है। सर, ये बताइए कि हमारे देश में और कितनी इस तरह की संस्थाएं हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम कर रही हैं? एक तो आपका ICR ही काम करता है ऑर्गेनिक के लिए, उनका है मोदीपुरम में ऑफिस है, वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता है। अगर आप देखना चाहें, डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं क्रॉप के ऊपर। तो वो अभी जो समस्या हमारे पास है कि ऑर्गेनिक को एक क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या डालें, क्या न डालें, पेस्टिसाइड्स क्या डालें, कौन से केमिकल डालें, क्या न डालें, तो ये पूरा का पूरा वो पैकेज बना रहे हैं। उसको बोले हम लोग पैकेज बोलते हैं। तो आप एक क्रॉप के लिए क्या क्या करना है वो सारा पूरा आगे तैयार हो चुका है। 13 क्रॉप के लिए उन्होंने बना दिया, बाकी और क्रॉप के लिए बनना है। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी चलते हैं, फार्मर्स के लिए भी चलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के लिए आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें किस तरह की ट्रेनिंग आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं? हाँ, नहीं, जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है वो कोई भी BSc MSc किया हुआ किसी भी साइंस सब्जेक्ट्स है, उसको हम लोग इसमें अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे के वो अप्लाई कर सकता है। प्लस हमारे वेबसाइट में पड़ा हुआ है कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो एप्लीकेशन आती है, उसको हम लोग एक साथ रख लेते हैं। जब सीरियल वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में एक बैच में 30 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद वो उनको सर्टिफिकेट इशू होता है, उसी बेस सर्टिफिकेट के ऊपर उनको नौकरियाँ वगैरह मिल जाती हैं। सर, अब मुझे ये बताइए, जो आपके यहाँ पे लैब्स हैं, बारीकी से बताइए कि उन लैब्स में क्या काम होता है और किस तरीके से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो मदद किस तरह से कर रहे हैं? जी, अब देखिए, सबसे भी कोई भी आपका फार्मिंग हो या प्रोडक्ट हो, उसके लिए आपका क्वालिटी ज़रूरी है। तो हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं यहाँ पर। जो फार्मर्स बायो फर्टिलाइज यूज़ कर रहा है, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा है या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर रहा है, तो वो उस स्टैंडर्ड का है कि नहीं। इसके स्टैंडर्ड बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसी स्टैंडर्ड बेस में टेस्ट करते हैं कि ये इसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू है कि नहीं। तो वो टेस्टिंग हमारे यहाँ पर होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग यहाँ पे होती है, तो उसके लिए कैसे, मतलब जो फार्मर्स हैं वो खुद यहाँ पे ला सकते हैं कि अगर किसी को टेस्ट करवाना है तो कि आप टेस्ट कर दीजिए, या आप खुद जाते हैं, किस तरीके से होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो सैंपल्स हम लोग के पास आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू आते हैं। अच्छा, जो सैंपल्स आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, स्टेट अपना वो उनके इंस्पेक्टर्स हैं, वो सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स मार्केट से लेकर हमारे पास भेज देते हैं, तो हम लोग उसको टेस्ट करके भेज देते हैं रिपोर्ट। डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी, आपने में बहुत कुछ बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उसके फ़ायदे भी बता दिए, हल्के फुल्के नुकसान भी उसके बता दिए, और किस तरह से आगे सरकार काम कर रही है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें किस तरह के आगे उसके क्या प्लान्स हैं, कैसे वो काम करेगी, कैसे जो फार्मर्स हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा और जो हम जैसे कंज्यूमर हैं उन्हें कैसे फ़ायदा मिलेगा, ये भी आपने बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।
सेहतमंद बने रहने के लिए ज़रूरी है संतुलित आहार, लेकिन रासायनिक उर्वरकों की मदद से तैयार किए गए फल, सब्जी और अनाज हमारी सेहत बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में जैविक तरीके से की गई खेती एक अच्छा ऑप्शन है, किसानों के लिए भी और हमारे लिए भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते।